हाँ बच्चों, आज मैं क्लास 10th में सक्रियता श्रेणी लेकर आया हूँ जिसको रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। और ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, एक समजात श्रेणी और एक सक्रियता श्रेणी। दोनों बच्चे समझ नहीं पाते हैं, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। समजात श्रेणी पर अलग वीडियो बनाई जाएगी। ये धातु और अधातु वाले चैप्टर यानी मेटल नॉन मेटल में पढ़ा जाता है। इसकी सीरीज क्या होती है, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सारे सीबीएसई अकेडमी में क्लियर हो जाएगा। बोर्ड में इसकी पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। देखिए कि सक्रियता श्रेणी है क्या। तो आप धातुओं के जो मोस्ट रिएक्टिव धातु होते हैं और लिस्ट रिएक्टिव धातु, इनका क्या होता है कि अवरोही क्रम में एक अरेंजमेंट किया जाता है, यानी अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में इनको व्यवस्थित किया जाता है। इसी को बोलते हैं हम सक्रियता श्रेणी। आपसे पूछा जाए सक्रियता श्रेणी क्या, तो लिखेंगे वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके क्रियाशीलता के आधार पर उनको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, क्या है, सक्रियता श्रेणी है। तो सबसे पहले यहाँ डिफिनेशन देख लीजिए। वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और सक्रियता श्रेणी की जो सीरीज है, धातु जो होते हैं लगभग 90 होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, लेकिन आप में 10th में जितना पूछा जाता है उतना बताया जा रहा है कि जो धातुओं की आपके क्रियाशीलता के आधार पर, यानी बहुत कुछ धातु होते हैं बहुत क्रियाशील होते हैं, कुछ धातु कम क्रियाशील होते हैं, कुछ धातु जो होते हैं निष्क्रिय भी होते हैं, ये आपको देखना है। तो जो धातु होते हैं उनको क्रियाशीलता यानी कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा, सक्रिय होगा, वो पहले रखा जाएगा, जो कम सक्रिय होगा वो बाद में रखा जाएगा। तो पूरे इसमें जो आपके 10th के सिलेबस में वही आपको श्रेणी लिखाई जा रही है। जैसे आप पहले देख लीजिए, इसमें इनको घटते क्रम में लगाना है। सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है आयरन, फिर आता है लेड, इसके बाद हाइड्रोजन, इसके बाद आपका आता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, फिर गोल्ड, इसके बाद प्लेटिनम। ये होती है पूरी सीरीज। लेकिन 10th स्तर में जो पूरा सीरीज आपको याद करना ही है, लेकिन 10th स्तर में आपका ये जो सीरीज होता है यहां से यहां का, ज्यादातर बोर्ड में यही आपको देता है अरेंज करने के लिए। मैग्नीशियम दिया रहता है, एल्युमिनियम दिया रहता है, जिंक दिया रहता है, आयरन, इसको उनकी क्रियाशीलता के आधार पर उनको व्यवस्थित करना रहता है और वही क्रम में। यानी कि आप नोट में ये कर सकते हैं कि इस पूरे को नहीं याद करके आप कम से कम इतना जरूर याद करिए, जैसे कि मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है और आयरन है। इनका आर्डर आपको जरूर याद हो। परीक्षा में क्या करेगा, ये चारों एलिमेंट दे देगा, तत्व दे देगा, धातु दे देगा और कहेगा इनको सक्रियता श्रेणी में व्यवस्थित कीजिए या उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। ज्यादातर 10th में यही चारों उठाकर देता है। बाकी आपको सीरीज कोई भी कहीं से पूछा जाए इसमें आप लगा सकते हैं। और अच्छे क्वेश्चन क्या बनते हैं आप देख लीजिए। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे देखिए हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो कहता है बताइए कौन सा इसमें धातु है जो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा या नहीं देगा। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो हाइड्रोजन गैस देंगे, जो हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए कि बताइए क्वेश्चन जैसे देख लिया जाए इसमें कि इनमें से
इनमें से कौन सी धातु HCl के साथ, कोई भी अम्ल ले सकते हैं, HCl के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। ये होते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से। आपको ऑप्शन ऐसे दे दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया आयरन, दूसरा हो गया Hg, तीसरा हो गया Ag, चौथा हो गया C हो गया सिल्वर, और D हो गया कॉपर। करा कि बताइए इनमें कौन सी धातु है जो HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। तो हाइड्रोजन गैस हमने क्या बताया, इसका उद्देश्य यही होता है जो अच्छे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने का, कि हाइड्रोजन गैस कौन देगा, तो जो इसके ऊपर जितने भी तत्व लिखे हैं धातु वो सब गैस हाइड्रोजन गैस देंगे, इसके नीचे जो लिखा हुआ वो नहीं देंगे। तो इसके नीचे देखिए तीनों नीचे है, मरकरी, सिल्वर और कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से नीचे देखिए मरकरी है, सिल्वर और कॉपर, ये तो तीनों गैस उत्पन्न नहीं करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से हो सकता है कि इसमें दूसरा क्वेश्चन दे दे, इसमें से आपको इधर दे दे एल्युमिनियम दे दे, जिंक दे दे, आयरन दे दे, एक ऑप्शन Ag दे दे, कहीं इनमें कौन सा नहीं देगा हाइड्रोजन गैस, तो आपको Hg हो जाएगा। कहीं दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, प्रश्न 2 देख लीजिए आप, इनमें से कौन सी धातु H2SO4 के साथ, कोई भी अम्ल ले सकते हैं, यानी इनका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगी, आपको ऑप्शन दे दिया जाए आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, और डी हो गया आपका कॉपर। अब देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सी धातु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगी, तो आपको कहां जाना है, हाइड्रोजन के नीचे वाला आंसर खोजना है। अगर हाइड्रोजन गैस देगा तो हाइड्रोजन के ऊपर वाला। ये सीरीज इसलिए याद कर लिया जाता है, जब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो अब देखिए इसमें कहा नहीं उत्पन्न करेगा, नहीं कौन करेगा, यही 5 एलिमेंट है, 5 आपके धातु हैं जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करते हैं अम्ल के साथ क्रिया करके, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो चाहे वो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल हो। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉपर। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद और भी क्वेश्चन इस पर इसी रिएक्टिविटी सीरीज कराएंगे, आप पहले देख लीजिए इसको और क्या पूछा जाता है। देखिए फिर क्या क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तय हो गए, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे, प्रश्न संख्या 3 है। अब कहता है कि बताइए इनमें से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट यानी उसके यौगिक से उसको अलग कर देगा। यानी क्वेश्चन कैसे रहेगा देख लीजिए पहले इसमें, इनमें से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट, इसका नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट को, इनमें से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट से कॉपर को या कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करेगी, ये क्वेश्चन है। करा इनमें से कौन सी धातु है जो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगी। तो देखिए ये है कॉपर, यानी कॉपर सल्फेट बन गया। तो विस्थापित करने का मतलब है कि उसको हटाना, हटाएगा कौन, जो स्ट्रांग होगा, जो उससे प्रबल होगा। तो कॉपर से प्रबल क्या, ऊपर वाले प्रबल होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं,
दुर्बल होते हैं, यानी कि वीक होते हैं। वीक वाला इससे यौगिक नहीं हटेगा, यानी कि कॉपर सल्फेट से अगर कॉपर को हटाना है तो ये 4 लोग नहीं हटा सकते हैं। कौन हटाएगा? कॉपर के ऊपर वाले। यानी स्ट्रांग आदमी ही वीक आदमी को क्या हो सकता है, उसके स्थान से विस्थापित कर सकता है। उसी तरह धातुओं में भी है कि जो स्ट्रांग मेटल है, यानी कि जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देते हैं, और जो जिनकी रिएक्टिविटी कॉपर से कम है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया जाए, आयरन बी है, मरकरी सी है, सिल्वर और डी है गोल्ड। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? आयरन। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट से, यानी कॉपर को अलग करना है किससे? कॉपर सल्फेट से। तो कॉपर के जो ऊपर होगा वही करेगा। अब देखिए जो Au है, Ag है, Pt यानी मरकरी, सिल्वर और गोल्ड जो है वो कॉपर से क्या है? नीचे आ रहा है, तो इसको स्थापित नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा? आयरन। यानी आयरन देखिए यहाँ आ रहा है कॉपर से काफी ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग नहीं कर पाए, अलग या विस्थापित नहीं कर सकती है। करा कॉपर सल्फेट कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती, कौन सा? तो जो कॉपर के नीचे होगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आयरन ले लीजिए ऑप्शन में, बी हो गया एल्युमिनियम, सी हो गया जिंक और डी हो गया कोई भी। आप ज्यादातर Ag ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो आप देखिए कह रहा है कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग करना, तो कॉपर के ऊपर वाला करेगा, कॉपर के नीचे वाला नहीं करेगा। कॉपर के नीचे कौन है? नहीं करेगा, तो कॉपर के नीचे वाला आंसर टिक करना है, यानी कि कॉपर के नीचे कौन सा है? Ag। ये सारे क्वेश्चन जो चारों कराए हैं बोर्ड में जरूर आता है आपके 10th स्तर पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख लीजिए पहले इसको पूरा, फिर कराते हैं आपको अलग से क्वेश्चन। और इस प्रकार से क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज जाता है, इसको सजाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए भी आपसे पूछा जाता है बोर्ड में। कोई भी इसमें धातु उठाकर दे देगा, कहेगा उनको रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि उनको सक्रियता श्रेणी यानी उनकी क्रियाशीलता के आधार पर उनको व्यवस्थित, आरोही या आरोही दोनों पूछ सकता है, जैसे भी पूछे आपको। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी होते हैं कि कैसे किया जाता है क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग करना है, तो कॉपर के नीचे जो होगा वो कॉपर को अलग नहीं कर सकता है। यही होती है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें और भी देखना है क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉपर, इसका रिएक्शन हम AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट से करा देते हैं, तो क्या बना लेता है? CuNO3 कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag, और यहाँ पे क्या ले लेंगे आप? ट्वाइस Ag, तो हो जाएगा ट्वाइस Ag। ये हो गया आपका AB। क्या हो गया? अब देखिए कॉपर जो होता है, कॉपर इसको अलग कर दे रहा है, यानी कि ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत कम लोग इसको कराते हैं। साइड बुक से यानी CBSE में कराया जाता है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, इसलिए कम समय में आपसे अच्छी तैयारी हो जाती है। आप देख लीजिए पूरा इसको, इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट है, ये कॉपर है। अब देखना है कि वो भी सिल्वर नाइट्रेट का एक यौगिक है, यहां से इसको Ag को हटाना, क्या हटा पाएगा? बिल्कुल हटा पाएगा। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर है वो कॉपर से नीचे, आप देखिए यहाँ कॉपर के नीचे। तो कोई चीज अगर कोई मेटल उसके नीचे है तो उसके यौगिक से उसको हम हटा सकते हैं। जैसे हम कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाना था तो ये सारे ऊपर थे, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाना था तो ऊपर वाले धातु थे, नीचे वाले नहीं थे। उसी तरह अगर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को हटाना है तो सिल्वर के ऊपर वाला हटाएगा, नीचे वाला नहीं। तो सिल्वर नाइट्रेट से
सिल्वर को हटाना है तो कापर से रिएक्शन करेगा, देखिए कापर ऊपर इसलिए कापर इसको हटा दे रहा है। ये भी किसका उदाहरण हो जाता है, विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण हो जाता है। किसका उदाहरण है, विस्थापन, विस्थापन का, ये भी विस्थापन का है। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखवा दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत पूछा जाता है, लिखवा चुके हैं पिछला वीडियो में देखेंगे। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, ये क्या बना लेता है, Al2O3 प्लस ट्वाइस Fe। यहाँ एल्यूमिनियम कर दें तो यहाँ ट्वाइस कर दें बैलेंस करने के लिए। इस ये देखिए Fe2O3 एल्यूमिनियम, ये क्या है, विस्थापन अपक्रिया का, ये भी विस्थापन का ही उदाहरण है। क्यों, आप देख लीजिए इसको आसानी से। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। ये जो CHS वगैरह का पेपर होता है, आर्मी स्कूल का होता है पेपर, सब में ये रिएक्शन आती है और बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे एल्यूमिनियम है वो आयरन से ऊपर एक नीचे, यानी कि किसी यौगिक से किसी को हटाना है तो जो हटाने वाला है उससे ऊपर होना चाहिए। आपको सीबीएसई अकेडमी पे कॉन्सेप्ट मिलेगा, बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। अगर किसी यौगिक से किसी को हटाया जा रहा है तो जो हटाने वाला अकेले लिखा है वो क्या होना चाहिए, उससे ऊपर। आप देखिए आयरन और एल्यूमिनियम में तुलना करना, आयरन को हटा रहा है कौन, एल्यूमिनियम। क्यों, क्योंकि आयरन की जगह अपने जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, और आयरन को क्या कर दिया, अलग कर दिया है। आयरन क्या हो गया है, ये देखिए अलग हो गया है। तो अब देखिए इसमें सक्रिय श्रेणी में क्या है, एल्यूमिनियम हटा रहा है आयरन को, तो हटा रहा है इसका मतलब कि आयरन से ऊपर होना चाहिए। देख लीजिए आयरन कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और एल्यूमिनियम कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो आयरन से ऊपर आ रहा है सक्रियता श्रेणी में, इसलिए आयरन को उसके यौगिक से क्या कर रहा है, हटा देगा। या Fe2O3 यौगिक है, उससे ऊपर वाला हटाएगा। एल्यूमिनियम देखिए आगे है कि नहीं उससे, इसलिए अगर पीछे अगर कह दिया जाए कि यह रिएक्शन जो लिखा हुआ, अगर हम यहाँ पे कोई लेड लिख दें, कापर लिख दें, मरकरी, सिल्वर कोई लिख दे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है, आयरन के बाद में। इतना नोट कर लीजिए, इतना पर्याप्त है। इसके बाद हम कराते हैं Li। पूरा देख लीजिए पहले इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। समय कम है इसलिए सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड समय पूछे जाते हैं क्वेश्चन। Li या मिश्र धातु क्या होती है, कम 5 मिनट का टॉपिक होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन वहां से बनते भी हैं तो आपके गलत नहीं होंगे। मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या है, तो देखिए मिश्र धातु, इसके नाम से आपको रटना नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, Li। अब देखिए ये क्या है कि मिश्र धातु यानी कि धातुओं का मिश्रण। आप रटिए नहीं कि मिश्र धातु है क्या, आप उससे ही पता चल जा रहा है, हेडिंग से पता चल जा रहा है कि मिश्र धातु यानी कि धातुओं को क्या किया गया है, मिला दिया गया। तो ये परिभाषा यही हो जाएगी। अगर कोई मिश्र धातु पूछे क्या होता है परिभाषा, तो आप कहेंगे 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, यानी समान, यानी कि अगर 1 ग्राम एक ले रहे हैं तब तो दूसरा धातु भी 1 ग्राम हो, यानी कि समांगी मिश्रण होना चाहिए, समान मिश्रण होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इसको, लेकिन कोई जरूरी नहीं केवल धातु से ही धातु मिलाया जाए, धातु के अलावा धातु में अधातु मिलाएंगे तभी आपको मिश्र धातु बन जाती है। लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं, धातु धातु ही होते हैं। इसलिए परिभाषा में क्या लिख देते हैं हम, जब 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 से अधिक धातुओं को ऐसे लिख सकते हैं, पूरा ऐसे हटा दीजिए, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। लेकिन हमने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है, अगर आप अधातु भी मिला देंगे तो मिश्र धातु बनती है, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं, धातु ही धातु मिलाई जाती है। उदाहरण इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको उदाहरण ही याद रखना है। मिश्र धातु की परिभाषा तो कोई लिख ले जाएगी, धातुओं के मिश्रण को ही हम मिश्र धातु कहते हैं। सबसे पहला जो उदाहरण था सार, अच्छा ये मिश्र धातु जो होती है 10th में पूछने के साथ साथ 12th में भी रहता है। इसके बाद जितने भी एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा होते हैं, चाहे रेलवे, SSC, ऐसे परीक्षाओं में भी बहुत पूछे जाते हैं, एयरफोर्स। तो आप देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे पीतल, कांसा, ठीक। पीतल किसका होता है, कापर प्लस जिंक का मिश्रण होता है। यानी कि कह देगा कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तो 2 धातु मिल गए, कापर और जिंक। इसलिए कांसा अगर मिल जाए
तो कासा किसका होगा? कासा जो होता है कापर का होगा प्लस टीन का होगा, ये याद रखना। कापर की मात्रा इसमें ज्यादा है, लगभग 70% के आसपास होती है, यानी कि जो भी ये कापर के होते हैं तो कापर की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, जिंक और टीन की कम होती है, यानी लगभग 65 से 70% कापर होगा और बाकी 25 से 30% दूसरी धातु होगी। तीसरा है सोल्डर, सोल्डर जिसको हम टका भी बोलते हैं। जो आप ज्वेलरी आप देखते हैं, ज्वेलरी में जो सुनार यूज करते हैं तो टाका लगाते हैं, तो टाका इसी का लगता है, इनको बोलते हैं सोल्डर, यानी कि इसको टाका भी बोलते हैं या टाका कह सकते हैं। तो आप इसका क्या होता है? लेड प्लस टीन का होता है। चौथा आपका जैसे इंपॉर्टेंट जो वही लिखा जा रहा है, बाकी जो मिश्र धातु होते हैं बहुत सारी हैं, आप जिसको लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 10th स्तर में वही आपको लिखाया जा रहा है। पीतल है, कांसा है, सोल्डर है, स्टेनलेस स्टील है, ये बहुत पूछा जाता है, हर परीक्षा में बहुत पूछा गया है। स्टेनलेस स्टील, जो आपके खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं वो सब स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं ज्यादातर, इसीलिए आप कुकर वगैरह में जो रबर वगैरह तो पॉलीमर के बने होते हैं, इतना हीट होने के बाद भी ये बर्तन आपके टेढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, जिनकी मजबूती ज्यादा होती है, वो पिघलते नहीं है। तो स्टेनलेस स्टील के आप देखेंगे कुछ बर्तनों पर लिखा भी रहता है स्टेनलेस स्टील, ब्लेड आती है उस पर लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील। ये किसका बना होता है? आयरन होता है प्लस क्रोमियम होता है प्लस निकिल होता है। एक और लिखवा दे रहा है नाइक्रोम, नाइक्रोम ये भी इंपॉर्टेंट मिश्र धातु होती है, हालांकि ये फिजिक्स में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन मिश्र धातु की बात चल रही है तो हम यहाँ करा दे रहे हैं, क्योंकि 10th में साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों होता है, तो मिश्र धातु आए तो गलत ना हो इसलिए लिखवा दे रहे हैं नाइक्रोम। तो नाइक्रोम में क्या होता है? देखिए इसके नाम से जाइए, नाइक्रोम, नाई मतलब या नाई, ये कोई नहीं मतलब थोड़ा सा टेक्निक हो जाती है। क्रो तो Cr, यम तो मैग्नीज प्लस आयरन, इसमें 4 लोग होते हैं। ये कुछ मिश्र धातु है, पीतल है, कांसा है, सोल्डर है, इसका उपयोग हम वेल्डिंग में करते हैं। इसका कहाँ करते हैं? वेल्डिंग में करते हैं, वेल्डिंग में जो तारों को जोड़ा जाता है, तारों के वेल्डिंग में, जो नहीं जो बिजली में तार जोड़े जाते हैं उसका वेल्डिंग में आप इसका उपयोग करते हैं, तो वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ये और भी होते हैं जैसे बहुत सारे, लेकिन आपको यहाँ जो लिखा गया इसके बाहर क्वेश्चन पेपर में नहीं रहेगा। जैसे पीतल है, कांसा है, पीतल को क्या बोलते हैं? ब्रांज, ब्रास, ब्रास और ब्रांज क्या होते हैं? जैसे इसका है पीतल कांसा, तो ब्रांज किसका होता है? कांसा, इसको क्या बोलते हैं? जैसे कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे तो लिख लेंगे ब्रांज होता है, नहीं बोलता कि ब्रांज मेटल, जैसे आपका ब्रांज मेटल, यानी कि जो आपको ओलंपिक वगैरह में मिलता है मेडल, तो ब्रांज मेडल मिलता है, तो कांसा का मिलता है, ठीक है। पीतल ब्रास, ब्रास, ये होते हैं, यानी इनको ब्रांज या ब्रास कहा जाए तो ये होते हैं, यानी पीतल को ब्रास कहा जाता है, कांसा को ब्रांज कहा जाता है, सोल्डर हो गया, स्टेनलेस स्टील, इतना आपको पढ़ लिए हैं तो इसमें खत्म, मतलब कि इसके बाहर नहीं आएगा। बाकी हमने कहा 20 पूछे जाते हैं। इसके बाद एक और पूछा जाता है अमलगम। अमलगम क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। अमलगम, अमलगम क्या होता है? तो आप कहेंगे अमलगम भी क्या है? एक प्रकार का मिश्र धातु होती है, लेकिन इसमें 2 या 2 से अधिक जो धातु होते हैं उसमें एक धातु पारा होना चाहिए। शर्त क्या है अमलगम में? कि एक धातु पारा होगी, दूसरा कोई भी हो सकता है। तो आप कहेंगे कि यह एक मिश्र धातु है, यह एक मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु होती है जिसमें एक धातु, जिसमें एक धातु पारा यानी कि मरकरी तथा दूसरी धातु को, यह एक मिश्र धातु होती है जिसमें एक धातु पारा तथा दूसरी धातु को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, जिसका उपयोग
डेंटल फिलिंग यानी कि दांत भरने में किया जाता है, जिसका उपयोग दंत रोग विशेषज्ञ दांत रोग विशेषज्ञ दांतों को भरने के लिए करते हैं, ये होता है अमलगम। यानी कि अमलगम में आप कहेंगे तो HG, इसके साथ कोई दूसरा मेटल मिला दीजिए। यानी कि आपको अगर लिखना है तो HG के साथ कोई भी मेटल आप लीजिए, सोडियम लिख लीजिए या कोई भी मेटल हो, ये क्या हो जाएगा, अमलगम हो जाएगा। तो अमलगम में आपको ऐसे नहीं को बता दिया जाता है कि अमलगम में कोई दूसरी धातु मिला दिया, लेकिन कुछ हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अमलगम कौन से धातु नहीं बनाते हैं। इस प्रकार 10th स्तर पर नहीं पूछा जाता, कि पूछा जाए तो आयरन को लगा सकते हैं आंसर, कि आयरन अमलगम नहीं बनाता, यानी मरकरी के साथ इसको मिश्रित नहीं कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को ग्रो कराइए। आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।